किरदार। 4 अक्षरों का छोटा सा शब्द है ना किरदार, लेकिन पूरी दुनिया को समाने का रखता है दम। धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, रंगमंच, अभिनय, नेता, अभिनेता, देश दुनिया के कलाकारों को, लोगों को अपने अंदर पनाह देता है ये किरदार। आज हमारे किरदार में आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिल पाएंगे जिसकी आवाज के पुरजोर जादू से आप लोग बच नहीं पाएंगे। धीर गंभीर से दिखने वाले हमारे आज के गेस्ट जब अपनी पुरजोर आवाज में अपनी बयानी शुरू करते हैं, अपनी कहानी शुरू करते हैं, तो बन जाते हैं इतिहास। हम सब रोज ही कोई ना कोई आवाजें सुनते हैं ना, प्रकृति की आवाज, चिड़िया की आवाज, पेड़ों की आवाज, हवा की आवाज, मंदिर में बजती घंटियों की आवाजें, अपने मन की आवाज, अपने दिल की आवाज, अपनी आवाज। तो क्यों ना मिले आज एक नई आवाज से। आपके लिए नहीं है, बाकी दुनिया के लिए तो बहुत ही फेमस है। आज मिलेंगे शांत, गंभीर, बेहद सिंपल, सरल, सौम्य प्रशांत सिंगर से। शांत से प्रशांत से जानने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी के उन किस्सों को, उन हिस्सों को जो बयान करेंगे, उनके इतिहास की कहानियों को, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के मुकाम को हासिल किया, कैसे उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, देश विदेश में अनेक प्रोग्राम किए, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। दूरदर्शन, आकाशवाणी, टेलीविज़न, इस इंडस्ट्री में पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रशांत ने ये किया और बहुत अच्छे से किया। काम करना और नाम करना दोनों में बहुत अंतर होता है और प्रशांत ने वही काम नाम में बदल दिया है। आज प्रशांत सिंगर एक जाने माने एंकर हैं, समाचार वाचक है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, रिपोर्टर हैं, क्या नहीं है। तो आइए जानते हैं प्रशांत से प्रशांत की बातें। 2 ओलंपिक गेम्स, 3 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स, 5 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 5 हॉकी वर्ल्ड कप, 1 फुटबॉल वर्ल्ड कप, 10 डिफरेंट गेम्स के इंटरनेशनल इवेंट्स, 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग अलग खेल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, तैराकी, स्नूकर, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, कायाकिंग, कैनोइंग, मलखंब, योगासन में कमेंट्री, 30 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में कमेंट्री, टेलीविजन, रेडियो के लिए एंकर, न्यूज रीडर और कमेंट्री, प्रिंट मीडिया के लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं के बतौर एडिटर, शब्दों के जादूगर, आवाज के हुनरबाज, बैडमिंटन के उम्दा खिलाड़ी, धीर गंभीर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशांत सिंह। आखिर वो पल, वो लम्हा, वो क्षण आ ही गया जब हम बात करेंगे शांत, धीर गंभीर अपने प्रशांत सिंगर जी से। किरदार में प्रशांत जी आपका स्वागत करते हैं और आज आप हमें बताइए कि आपका किरदार क्या किरदार कैसे उसको बयान किया है। दरअसल किरदार वो रहता है जो आप जीवन में करते हैं, उसके जरिए जो सामने आता है वो जीवन का किरदार बन जाया करता है। आपकी भूमिका आपके जीवन में, आपके समाज में क्या रहा करती है, ऐसा आपका भी मंतव्य रही, मंशा। बिल्कुल, मंतव्य, मंशा मेरी सिर्फ यही है कि हम जान सकें कि आपकी पहचान, आपका कार्य क्षेत्र और आपका व्यक्तित्व कैसे लोगों तक पहुँचता है। इसकी कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में हम ये बोल सकते हैं कि खेलों से जुड़े रहने का मन था। शुरुआत में खेलों के लिए उतने संसाधन नहीं थे, बाद चूँकि बहुत छोटा शहर कहलाता था, आज भी छोटा ही है, मैं तो लगा कि खेलों से जुड़े रहना चाहिए और जुड़ने का माध्यम या तो आप खेलों के लिए लिखो, बेहतर करो। शुरुआत में मैंने की भी, लेकिन कमेंट्री मुझे भाई थोड़ी पहचान बनी, ये पर्याप्त नहीं, आगे सफर लंबा है। उम्मीद करता हूँ कुछ और काम करूँगा कमेंट्री के क्षेत्र में, ये भी छोटी पहचान। जितनी आसानी से, जितनी सरलता से प्रशांत जी ने अपनी कहानी को बहुत शॉर्ट कर दिया है,
उतनी छोटी कहानी आप है नहीं प्रशांत जी की। आप हमारे एपिसोड में ये देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं, बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो बहुत छोटे में इन्होंने अपनी सफलता को एकदम बिल्कुल शब्दों में बिल्कुल बांध दिया है कि भाई ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा किया है, बहुत कुछ करना बाकी। चलिए बहुत कुछ तो करेंगे। अब बताइए आरंभ प्रारंभ यदि हम माने आपके किरदार का या कमेंट्री का या खेल की दुनिया से जुड़ने का, तो वो कब मानते हैं? दरअसल बोलने का शौक था मुझे जब प्राइमरी स्कूल में था, 5वीं क्लास से पहले की बात है ये। और बोला करता था 15 अगस्त 26 जनवरी के जो भाषण हुआ करते थे बच्चों की तरफ से, वो मैं दिया करता था। तब बड़े उसको तैयार करवा दिया करते थे, लेकिन बोलने का शौक वहाँ से था। उसके बाद धीरे धीरे खेलों से जुड़ा। खेल चूँकि आगे बढ़ा नहीं पाया खेलों के रास्ते को, तो जैसा कि मैंने बताया खेलों से जुड़ने का जो तरीका मुझे समझ में आया वो कमेंट्री रही। कमेंट्री की शुरुआत अगर आप कहेंगे तो भोपाल में बहुत शुरुआती में, यानी ये 90 की बात रही होगी, 90 के दशक की बात रही होगी। जो मैचेस हुआ करते थे वहाँ कभी कभी कुछ बोल दिया करता था, मित्र वगैरह बोला करते थे कि भाई प्रशांत आप बोला करते हो तो इसे हमारी कमेंट्री कर दो। वो कमेंट्री थी मुझे नहीं मालूम क्या बोलता था, लेकिन शुरुआत उससे करी गई। लेकिन इसके बाद जब गंभीरता से इस तरफ ध्यान दिया, वो वाक़या दूसरा था। दरअसल कमेंट्री की सबसे बड़ी आवाज़ जिसे मैं मानता हूँ जगदेव सिंह साहब, उनका एक इंटरव्यू धार्मिक मैगजीन में छपा था। तो उस समय सबसे बड़ी मैगजीन थी, उस मैगजीन में छपा था और उन्होंने कहा था कि युवा कमेंटेटर्स को आगे आना चाहिए। मैंने उनको पत्र लिख दिया। इत्तेफाक से ये मेरी खुशकिस्मती थी क्योंकि जगदेव सिंह साहब का जवाब आया मेरे पास कि क्या करना है। मैंने उनको सिर्फ ये पूछा था अपने पत्र में कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कमेंटेटर बनना चाहता हूँ। उन्होंने पत्र में बताया मुझे कि आप अपने आकाशवाणी केंद्र जाए। वहाँ गया, शुरुआत में ऑडिशन दिया। ये 1988 में ऑडिशन दिया था मैंने, 1988। जब मैं ग्रेजुएट नहीं था, ऐसे ही पास करके आया था। साधारण सा प्रेजेंटेशन रहा होगा मेरा, तो उस ऑडिशन में फेल होना था, हो गया। लेकिन वो शुरुआत थी। जगदेव सिंह साहब के उस पत्र ने मुझे प्रेरित किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि वो सफ़र मेरा लंबा रहा था। 1988 में मैंने ऑडिशन दिया था पहला, और उसके बाद मैं पास हुआ हूँ 2003, यानी 15 साल बाद मुझे आकाशवाणी के कमेंटेटर का ग्रेड मिला। तो अपने दर्शकों को हम बताएं, व्यूअर्स को हम बताएं कि हार में जीत छुपी होती है। ये प्रशांत जी ने अभी हमको बताया कि हार ज़रूर मिली है। उस वक्त ये सिलेक्ट नहीं हुआ जब इन्होंने पहला ऑडिशन दिया था, लेकिन उसके बाद सफ़र जारी रहा और निश्चित तौर पे प्रशांत जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी, तब जाके वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उनको सिलेक्शन का सुख प्राप्त हुआ। ये बताइए कि एक सामान्य रूप से जब हम दुनिया के समक्ष होते हैं तो अलग होते हैं, जब प्रोफेशनल होते हैं तो अलग। तो प्रोफेशन और सामान्य प्रशांत कैसे रूबरू होता है? अंतर होता है, हर एक व्यक्ति में ये अंतर होता है। आप जब नॉर्मल तरीके से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ रहना करते हैं तो वो तरीका बहुत अलग होता है। लेकिन प्रोफेशनली जब आप कोई काम करते हैं, एटलीस्ट अगर आपको कोई एप्लीकेशन भी लिखनी है तो उसका तरीका अलग होता है। लेकिन किसी मित्र को अगर आप पत्र लिख रहे होंगे उसका तरीका अलग होगा, माता पिता से बात कर रहे होंगे उसकी टोन अलग होगी, उसका लहजा अलग होगा, कैजुअली आप बात करेंगे। लेकिन वहीं जब आप कैमरे का सामना करेंगे या माइक आपके हाथ में होगा तो आपका अलग होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि तब आप किसी चैनल के लिए, किसी बड़ी मैगजीन के लिए या किसी बड़ी ऑडियंस को आप दरअसल संबोधित कर रहे हैं, तो आपका लहजा चेंज होना ही चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ बेहतर करूँ, और ये ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ बनावटी बनना है। ये एक्चुअली ना आप अपने एफर्ट्स डालने डालने भी चाहिए। अगर आप कैमरे के सामने हैं, कोशिश कीजिए आप क्या भी करें, कोशिश कीजिए आपका उत्तम कोशिश कीजिए कि आप सबसे बेहतर बोल सकें। लेकिन ये सब माँ बाप के सामने, मित्रों के सामने करते नजर आएंगे तो बेवकूफ़ाना हरकत रहेगी। मुझे लगता है एक सामान्य व्यक्ति को अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ सामान्य रहना चाहिए, लेकिन जब अपने कार्य क्षेत्र में आए पूरी तैयारी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ सामने आना चाहिए। कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई ऐसा मजाकिया दौर आया जब आपने घर में प्रोफेशन को यूज़ कर लिया हो और
सबके बीच में एक धागा लग गया हो कि अरे भाई आज आप करके हो भी ऐसा कोई क्या हुआ? ऐसा इंसिडेंट समझ में तो नहीं आता, लेकिन एक चीज़ है जो सबको प्रेरित कर सकती है। मैं आकाशवाणी के लिए वर्ल्ड कप हॉकी कवर करने जा रहा था इंडिया में था। जब रेडियो के लिए आप कमेंट्री करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे गेटअप के साथ जाएं, क्योंकि कैमरा आपको फेस नहीं करना होता है। मैं टाई लगाया था, मैं कोट पहना था, तो मेरा जो प्रोड्यूसर था उन्होंने प्रशांत जी आप कैमरे पे नहीं आएंगे, आपने टाई लगा रखी है, आप कोट पहने हुए हैं। तब मैंने उनसे कहा ये गेटअप मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने संस्थान की एक रेपुटेशन बनाता। मैं जब दिख रहा हूँ लोग पूछेंगे आप कहाँ से, अच्छा दिख रहा हूँ तो और अच्छे से पूछेंगे कहाँ से, तब मेरे संस्थान की वैल्यू बढ़ेगी, उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहने का मतलब ये, जब आप अपनी तैयारी के साथ कोई काम करते हैं, भले ही कैमरा सामना ना करना हो, भले ही आप बहुत अच्छे दिखने की ज़रूरत ना हो, लेकिन जब आप संस्थान में अपने प्रोफेशन को संभाले होते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर दिखना भी चाहिए और बेहतर से बेहतर तैयारी भी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन संस्थान को या अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करना है, आपको बेहतर होना चाहिए। मतलब प्रोफेशन के साथ कोई आप खेल नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे बहुत ही गंभीरता के साथ अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना पड़ता है। यही चीज़ एक है। चुनौतियाँ और सुकून तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, उलझन सुलझन भी सभी के साथ होती है। आप कैसे हैंडल करते हैं जब बात उलझ जाती है, तब कैसे आप संभालते हैं? ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। दरअसल छोटा रहा हूँ घर में, सबसे लाडला रहा हूँ। मेरे ऊपर 3 भाई और 1 बहन थे। तो लाडला व्यक्ति जो रहता है ना, वो ज़िद्दी भी होता है, वो और थोड़ा गुस्से वाला भी होता है। ये दोनों चीज़ें मेरे भीतर आई हैं। ज़िद काम को बेहतर करने की राह करती है और गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। जब आप सामान्य दुनिया के सामने जब आप आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जब आप आते हैं, तो बिल्कुल भी ये चीज़ आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। और बड़ा नुकसान कर सकता है। ये नुकसान करेगा, खासतौर से गुस्सा जो रहता है वो नुकसान। आपको संयम का साथ निभाना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि धैर्य का इस्तेमाल करें, गुस्से को बहुत साइड में करें। ज़िद भी एक सीमा में रहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़िद्दी होना आपको नुकसान दिया करता है। अपनी कोशिश, अपने प्रयास कभी कमतर नहीं होने चाहिए, लेकिन गुस्से के साथ बगैर संयम के अगर आप करते हैं तो वहाँ नुकसान हो जाता है। चुनौतियाँ तब आसान हो जाती है जब आप उसके लिए पूरा फोकस करते हैं, पूरे संयम के साथ करते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तब चुनौतियाँ साथ हो जाती हैं। अन्यथा साधारण सा काम भी बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। आप क्रिकेट एक साधारण सा उदाहरण बन जाता है, क्योंकि जन मानस उसको अच्छी तरीके से जानता है। जल्दबाजी में खेले गए शॉट्स रहा करते हैं वो नुकसान दे जाया करते हैं। ये कंपैरिजन हमेशा विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में होता है। विराट रिस्क नहीं लेते हैं, विराट संयम के साथ खेलते हैं, हालांकि स्ट्रोक प्ले उनकी तरफ से भी आता है, लेकिन रोहित आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, उनके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहा करता है। वही रिस्क बढ़ जाता है जब आप गुस्से में होते हैं या संयम को देते हैं। संयम को अपनाएं, समय भी आपके साथ हो जाएगा, चुनौतियाँ भी साथ ले जाएंगी। तो इस संयम को बनाए रखने के लिए क्या आप अलग से कोई प्रयास करते हैं? क्या तरीका होता है आपको इससे जूझने का? कोई जब आपका नुकसान होता है तो ये चीज़ें आ जाया करती हैं, वापस सिखा देते हैं। हाँ, जो कहते हैं ना कि ठोकरें आदमी को सिखाती हैं। कई बार उससे में नुकसान होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में चीज़ आती है, लेकिन उस दर्द को आपको सहना होगा, उस नुकसान को सहना होगा, वो आपको सिखाता है। कहते हैं ना, वो मूर्ति गढ़ी नहीं जा सकती जिस पत्थर पर अगर छेनी और हथौड़े के प्रहार ना हो। छेनी और हथौड़े के जो प्रहार रहा करते हैं वो हर व्यक्ति के ऊपर रहा करते हैं। आप उनको सहें, उन जो ठोकर आपके जीवन में लगी हैं उनसे सीखें, संयम अपने आप आ जाएगा और मुश्किलों में जीना आपको आ जाएगा। अच्छा, जब सुलझी हुई स्थितियाँ होती हैं, जब सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, जैसा आपने चाहा वैसा हो गया, तब आप कैसे एंजॉय करते हैं? वो लाइफ का सबसे अच्छा समय होता है। सीधी सी बात है, जब समय आपके अनुसार है, समय आपका अच्छा चल रहा है, उसका सबसे अच्छा दोहन करें। जीवन में कहते हैं कठिनाइयाँ आपके, जो कि कलयुग बताया जाता है, कलयुग में लगातार जीवन में संघर्ष रहता है,
लेकिन अच्छे मौके को, अच्छे लम्हे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। शायद उससे अच्छा जरिए सलीका नहीं हो सकता अच्छे समय को सेलिब्रेट करने का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि कठिन और अच्छी परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखना, संतुलित रखना। अब तो हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, इसके लिए आप तैयार हैं? तो चालू किया जाए। तो आप भी तैयार हैं और हमारे गेस्ट भी तैयार हैं। तो हमें ये बताइए कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए क्या क्या है? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मेरा जो बेटा है वो कुछ अच्छा करे, अच्छा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा हो जाए। हालांकि कभी मेरा काम अच्छा नहीं होता, मैं सेटिस्फाई अपने काम से कभी नहीं हो पाया हूँ आज तक। ना कभी मैंने अपने मन के अनुसार सबसे अच्छा बुलेटिन पढ़ा, ना अपने मन के अनुसार सबसे अच्छी कमेंट्री की। कोई काम ऐसा नहीं, गुंजाइश मेरे हर काम में हमेशा रहे। वो एक सच्चे इंसान की पहचान है जो अपने काम से प्यार करता है। उसको हमेशा कोई ना कोई चीज़ बेहतर करने की एक ललक रहती है कि आज मैं ये कर देता तो और अच्छा हो जाता। तो वो एक काम की एक पूजा है जिसको हम कह सकते हैं। तो वो ललक तो बनी रहनी चाहिए, तभी जाके एक महान व्यक्ति या अच्छा काम हम कर पाते हैं जिससे हम संतुष्ट होंगे आगे जाके, जब हम अपने लाइफ के पड़ाव पे पहुँचेंगे कि हाँ हमने अपनी ज़िंदगी के जितने जितने काम करने थे उतने हमने काम कर लिए, हासिल कर लिए, कम किए। तो वो उस समय हम गिन पाएंगे कि हमारा क्या प्रयास अच्छा था, कम था। कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना हो तो क्या है? कहना अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे पास मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। अच्छा, तो विल पावर है, क्योंकि मुझे आप जो काम देंगे मैं करूँगा। अच्छा, और कमजोरी की बात की जाए तो चोट जल्दी लगती है। उबर जाते हैं जल्दी से उस चोट से कि टाइम लगता है? टाइम लगता है। तो जैसे मतलब उसमें अपने को जीत हासिल करनी है, वो चोट से जल्दी उबरते हैं। जी होता है, वो समय आपको सिखाता है, क्योंकि वो आपके इमोशंस होते हैं। केस एक जैसे कहते हैं ना, स्वाभिमानी आदमी को ठेस जल्दी लगती है। शायद स्वाभिमान थोड़ा सा ठीक ठाक होगा मेरे भीतर, तो जल्दी केस आता है या उसको जल्दी चोट लगती है। वो मेरी कमजोरी है कि आप मुझसे जी भर के काम करते हो, आप दुनिया भर के मुश्किलें और तकलीफें मुझे दो, लेकिन स्वाभिमान को चोट पहुँचाने वाली या स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाली वो नहीं हो पाती है। होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जब हम अपने काम में ईमानदारी रख रहे हैं, पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो फिर उतना तो हक है हमें कि हमारा मान सम्मान बना रहे। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है या ये क्या है? जब मेरे परिवार को तकलीफ होती है और उसके पीछे कहीं कोई भी वजह न बनती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबकी खुशियों की वजह न बने, लेकिन तकलीफों की वजह किसी की बने। खासतौर से मेरे जो अपने हैं, परिवार है, मित्र हैं, मेरे साथ रहने वाले, उसमें समाज भी आता है, उसमें शहर भी आता है, प्रदेश भी आता है, देश भी आता है। मेरे कारण किसी को भी अगर तकलीफ होती है, तकलीफ। जीवन का मूल मंत्र क्या है? सबको खुश हो और अपने आप का उसी में आपकी खुशी चाहिए। बहुत सारे लक्ष्य तो आपने हासिल किए हैं, जैसा आपने बताया कि अभी बहुत कुछ करना है। और कौन सा ऐसा लक्ष्य है, चाहत है जो आप ऐसा तो चूंकि सफर है ये, आगे कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जीवन की आखिरी सांस तक कमेंट्री करूँ। मैं मानता हूँ सुशील जोशी और जसदेव सिंह साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे कमेंटेटर हैं जिन्होंने खेल को ऊंचाई दी। क्रिकेट अगर पॉपुलर है तो सुशील जोशी साहब की उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हॉकी अगर पॉपुलर है तो उसमें जसदेव सिंह साहब की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं चाहता हूँ खेलों को आगे बढ़ाने में बतौर कमेंटेटर एक छोटा सा किरदार ज़रूर निभाऊँ। मेरे बाद मुझे लोग याद रखें। अभी जगह छोटी है, लेकिन मुझे मालूम है आने वाले समय में उस जगह का आकार भी बढ़ेगा और मेरा किरदार भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आने वाले समय में आपका कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम होने वाला है, कौन सा इस इवेंट की आप कमेंट्री करने वाले हैं, हम जानना चाहते हैं। अभी एशियन गेम्स हैं, जिसके लिए मैं कमेंट्री करूँगा, पेरिस ओलंपिक।
कोशिश करेंगे। आने वाला समय जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसकी कमेंट्री मुझे करनी है, लेकिन पेरिस ओलंपिक मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वहीं जाकर मैं कमेंट्री करूँ, ऐसी उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। सोचते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके पास आसानी से आती नहीं है। आपके जो मापदंड है, आपके जो बेंचमार्क्स हैं, आपने सोच कर रखा है। मतलब भविष्य के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आपकी राह में आने वाले हैं जो आपको और ज़्यादा सफल बनाएंगे। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि आप आगे बढ़ते चले जाएं और इस तरीके से हमसे जुड़ते जाएं, अपन बात करें क्या नया हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। अब हमें ये बताइए कि हमारा जो शो है किरदार, उस शो के बारे में कुछ कहना चाहिए हमारे व्यूअर्स? दरअसल किसी भी शो को संचालित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैमरे के पीछे जो लोग रहा करते हैं उनकी पहचान कम होती है, लेकिन कैमरे के सामने जिन लोगों को पहचान देने के प्रयास या कवायद होती है, बहुत बड़ा काम होता है। वो काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों को आगे बढ़ाना, उसको पहचान देना, ये छोटा काम नहीं है। आज मैं आपके साथ हूँ, कल कोई और था और कल कोई और होंगे, लेकिन उनके जीवन के सफर में उनकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाने में आप एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। किरदार दरअसल गेस्ट पूरी तरीके से नहीं तय कर रहा है, किरदार तय करता है शो को निर्मित करने वाला व्यक्ति। जज शर्मा उतने ही बड़े व्यक्ति हैं जितने बड़े गेस्ट उनके यहाँ आते हैं। आपके दल की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसको आप देखेंगे तो अद्भुत काम प्रोड्यूसर के किरदार अपने आप में बड़ा किरदार अदा करता है। तो किरदार तो यूं ही बड़ा होता चला जाएगा। हमारे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो बताते जा रहे हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो इससे बड़ा और किरदार क्या हो सकता है? क्या भी बताइए कि आपकी कॉमेडी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत का किस्सा बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा फैमिलियर पारिवारिक है। फर्स्ट मैच जो मुझे मिला था वो ईरानी ट्रॉफी एक ही मैच होता है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी ट्रॉफी चैंपियन खेला करते हैं। वहाँ से नए सीजन की टीम डिसाइड हुआ कि अब तो IPL डिसाइड करता है भाई टीम को। बहुत सारे और ऐसे इवेंट में देवर ट्रॉफी आ गया है, तो ODI के लिए टीम डिसाइड होती है। लेकिन ईरानी ट्रॉफी 5 दिन का मैच हुआ करता था। 2003 में जब मैंने ऑडिशन पास किया, पहला ग्रेड मुझे मिला, तो चेन्नई में वो मैच था। सबसे खास बात ये थी कि उस समय बेटा आने वाला था जीवन में, ड्यू डेट कही जाती है। तो मैच की तारीख थी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक वो मैच हुआ, और 18 सितंबर को बेटे की तारीख तय थी आना। मैं पशुपेश में था कि कैसे जाऊँ, लेकिन फाइनली ये हुआ कि मैंने परिवार के जिम्मे सारी चीज़ डॉक्टर से कल में बताया कि मेरी एब्सेंस में कैसे हेल्प करें उस मैच को। तो वो ईरानी ट्रॉफी रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस मुंबई। रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान थे सौरव गांगुली और मुंबई की टीम के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। वहाँ सचिन ने सेंचुरी, और सबसे खास बात उस मैच की ये थी कि सचिन जब 98 पर बैटिंग कर रहे थे तो मेरा जो टर्न था वो खत्म होने जा रहा था। सीनियर कमेंटेटर है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेजर उत्पल भट्टाचार्य। जब मैं हैंड ओवर कर रहा था अपने साथी कमेंटेटर को, तो उन्होंने मना किया, नहीं प्रशांत, ये आपका पहला मैच है, आप सचिन की सेंचुरी कराएं। फिर मैं रुका, सचिन 98 से 100 पर पहुँचे, उनकी सेंचुरी खत्म होने के बाद मैंने माइक में बोला। तो पहला मैच 2003 का ईरानी ट्रॉफी आकाशवाणी के लिए मैंने किया था। उसमें 2-3 चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण थी। एक तो पहला मैच, उस प्रेशर को हैंडल करना, उससे पहले परिवार में बच्चा आना है, उसको भी मैनेज करना, क्योंकि वो भी बहुत ही जिंदगी की ऐसी खुशी होती है जिसको बयान करना इतना आसान नहीं होता। बहुत दिन के अंदर बहुत अरमान होते हैं उससे खुशी। मतलब बेटा, पहला बेटा और पहला बच्चा आना परिवार में, वो सबसे बड़ा एक पहलू रहा करता है जीवन का। और दूसरी तरफ पहला मैच, दोनों साथ नहीं आना। और ऐसा मानता हूँ बेटा मेरे लिए बहुत लकी था, उसका शुरुआत हुई और ये तब से वो सफ़र आगे बढ़ा है। अभी जो जून चालू हुआ है क्रिकेट का, एशिया कप जो चल रहा है,
तो उसमें आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी हम लोगों को? एशिया कप में इंडिया और श्रीलंका का मैच 12 तारीख को होगा। उसमें मैं BT स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करूँगा। अच्छा। आप वहाँ सुन सकते हैं। हाँ। आने वाले समय में एशियन गेम्स BT स्पोर्ट्स के लिए रुकू कवर करूँगा। वर्ल्ड कप जो आने वाला है, वर्ल्ड कप जो भारत में ही होना है, उसमें भी कुछ मैच कवर करूँगा एज ए कमेंट्री। चलिए, आपको सुनेंगे हम रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे कि हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गेस्ट हैं। प्रशांत।